हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वॉइस फॉर स्टडी स्टूडियोज विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, दीपावली का पावन त्यौहार, और इस त्यौहार पे आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है, दीपावली के पहले गिफ्ट दे दिया आपको एसएससी सीट। जो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ गई, कई सारे बच्चे नाराज़ थे इस बात को लेके कि सर हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते हैं, जीएस इतना पढ़ते हैं, लेकिन बेटा नेगेटिव ले लेते हो इसीलिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ अपने लेक्चर में कि सब कुछ करो, नेगेटिव अटैम्प्ट को अगर कंट्रोल कर लिया ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी दिखने लगेगी कि मैं जितना बनाता हूँ सही बनाता हूँ। तो कोशिश करिए नेगेटिव को कम करने का, ठीक है। तो जो सीएचएसएल हुआ 2019 का, जिनका भी मार्क्स कम आया, मार्क्स इन द सेंस की आंसर शीट जारी हुआ है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी सीएचएसएल की वैकेंसी भरी जा रही है, बिल्कुल भरिए और ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी पे। इसके अलावा मैं यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, 12 तारीख से शुरू हुआ है, उसकी बातें करेंगे आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल और प्रतियोगिता। क्योंकि याद होगा आपको कि 2019 के कई सारे गेम्स स्पोर्ट्स पूछे गए हैं सवाल आपके सीएचएसएल वाले पेपर में। क्यों सर 2019? क्योंकि 2020 में कोई इवेंट हुआ ही ना, आईपीएल को छोड़ दे तो। क्योंकि आईपीएल आपको याद होगा ये इंडिया में हुआ ही नहीं था, बाहर कराया हम लोगों ने। नहीं, चलिए तो देखें। और मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख से बैच शुरू हुआ था एनटीपीसी का क्रैश कोर्स, 5000 प्लस सवालों की सीरीज में। सर मैंने इसमें हिस्ट्री पढ़ा दिया, फिर भी कुछ बच्चे ज्वाइन किए ना किए। पॉलिटी पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, अब पढ़ा रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। जैसा कि वादा था हमारा 5000 प्लस सवालों की सीरीज में, इससे बाहर कुछ नहीं बिल्कुल। तो ज्वाइन कर लेना अनअकैडमी पे रेफरल कोड बाबा10 लगाकर, क्योंकि 1-2 लेक्चर हुए हैं, नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। और सारा रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ। अब इकोनॉमिक्स की कहानी शुरू हो गई है 12 तारीख से, टाइमिंग इसकी 3 PM रखी गई है। बहुत टेंशन होता है फाउंडेशन कोर्स में इकोनॉमिक्स को लेके, या सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो ये बैच ज्वाइन करते हो और इकोनॉमिक्स बिल्कुल इतना आसान लगेगा ना, डायग्राम के जरिए सब कुछ समझेंगे। रेफरल कोड यूज करना बाबा10 और ज्वाइन कर लेना बच्चे, क्योंकि हमने 12 तारीख को केवल इंट्रोडक्शन लिया है, बाकी बस सारा कुछ 18 से शुरू हो गई है बैच। तो आपको नुकसान नहीं होगा, इकोनॉमिक्स छूटेगा नहीं, है ना। चलिए, सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज होस्टेड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 3 टाइम्स? निम्नलिखित में से किस शहर ने 3 बार आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? लॉस एंजलिस, मेलबॉर्न, लंदन या पेरिस? सवाल नंबर 1 क्या होगा? किस शहर ने 3 बार आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? लंदन 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला जो एकमात्र शहर है वो लंदन है, बिल्कुल याद रखना। तो लंदन ने 3 बार खेलों की मेजबानी की है। पहली बार 1908 में, दूसरी बार 1948 में, और सबसे हाल में 2012 में हुआ। कितने हो सकता है ऐसा भी पूछते कि अंतिम बार जो लंदन में मेजबानी किया ओलंपिक का वो किस वर्ष था? 2012 में था, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, who became the first ever hockey player worldwide to win the prestigious World Games Athlete of the Year Award 2019? 2019 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने? सरदार सिंह, जॉर्जिया पटारिया, रानी रामपाल या जेनिफर थॉम्सन? अच्छा, इमेज देख के बच्चे कुछ समझ जाएंगे। रानी रामपाल, भैया सरदार सिंह तो ये पुरुष हैं, ऐसे समझ जाते। सरदार सिंह पुरुष हैं, ऐसे समझ जाते। रानी रामपाल जो महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। बच्चे कुछ हंस रहे होंगे, नहीं चलो कोई नहीं। सवाल नंबर 3, एसो अल्बिन हैज बैग्ड अ गोल्ड इन अ मेंस Kirin individual event of the 6-day Berlin tournament. He belongs to which sports? एसो अल्बेन ने पुरुषों की किरिन में 6 दिवसीय बर्लिन टूर्नामेंट की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? अरे इमेज लगा हुआ भैया, तब भी गलती करोगे क्या? एथलीट, पावर लिफ्टिंग, कसरत, जिम्नास्टिक या साइक्लिस्ट?
तो इमेज तो लगा हुआ, आप देख लो आपके सामने। साइक्लिस्ट किस गेम संबंधित हैं? साइक्लिस्ट से हैं। तो एसो अल्बेन ने पुरुषों के किरिन में 6 दिवसीय बर्लिन टूर्नामेंट की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जो साइक्लिस्ट हैं। क्या है? एक साइक्लिस्ट हैं। आज बच्चे सोच रहे होंगे सर गिफ्ट दे रहे हो क्या? जवाब पहले दिख जा रहा है सवाल का। बिल्कुल गिफ्ट दे रहे हैं आपको। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने ऑस्ट्रिया में आयोजित मेटन कप में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस शहर की है? इंडियन शूटर अपूर्वी चंदेला हैज ओन द गोल्ड मेडल इन मेटन कप हेल्ड इन ऑस्ट्रिया। शी बिलोंग्स टू विच सिटी? जैसलमेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। सवाल नंबर 4 क्या होगा? इंडियन शूटर्स अपूर्वी चंदेला हैज ओन द गोल्ड मेडल इन मेटन कप हेल्ड इन ऑस्ट्रिया। शी बिलोंग्स टू विच सिटी? भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने ऑस्ट्रिया में आयोजित मेटन कप में स्वर्ण पदक जीता। वो किस शहर की हैं? क्या होगा? जयपुर, गुलाबी सिटी, और ये 38वां शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का यूनेस्को के लिस्ट में। यूनेस्को के लिस्ट में किस शहर की हैं ये? तो जयपुर की है ना, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन गलत रूप से मेल खाता है? केंटो मोमाटा बैडमिंटन, पी मगेश चंद्रन शतरंज, अभिनव लोहान गोल्फ, कोनेरू हम्पी बिलियर्ड्स। सवाल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन गलत रूप से मेल खाता है? केंटो मोमाटा, पी मगेश चंद्रन, अभिनव लोहान, कोनेरू हम्पी। क्योंकि ऐसे सवाल ना एसएससी बहुत पूछता है, और ये इस तरह के सवाल आप तभी सही बना पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर आप कभी पढ़ रखे हैं। कोनेरू हम्पी बिलियर्ड्स से क्या? नहीं यार, किस खेल से संबंधित है? बताइए जरा जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आपका कहना जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। अरे चेस भैया, अभी तो चर्चा में थी, ये चेस प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, बिल्कुल याद रखना। भाई अर्जुन अवार्ड मिला है, कई सारे अवार्ड मिले हैं बच्चे। अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो। तो याद रखना ये कोनेरू हम्पी बिलियर्ड्स नहीं, चेस खिलाड़ी है ना। चलिए, हु वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म विभूषण? पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथन आनंद, कपिल देव। अच्छा, किस राज्य की थी? आंध्र प्रदेश। कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश से है ना। चलो, तो पद्म विभूषण जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथन आनंद या कपिल देव? विश्वनाथन आनंद। और सबसे बड़ी चीज कि जब 1992 में 1992 में, हाँ बच्चे 1992 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ था, तब पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी भी विश्वनाथन आनंद बने हैं। 7.5 लाख दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। सवाल नंबर 7, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इज? विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? रियल मैड्रिड, शेफील्ड, मोहन बागान, मैनचेस्टर यूनाइटेड। विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड, शेफील्ड, मोहन बागान, मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्या होगा? द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब, विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब शेफील्ड है। क्या है? शेफील्ड है। याद रखना, भारत का अगर पूछता तब हम बात करते मोहन बागान की। देखो, शेफील्ड फुटबॉल क्लब
सैफील्ड साउथ यॉर्कशायर से एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है जिसकी स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 में, सोचो, भारत की आज़ादी, हाँ स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं ना इसे, वीडी सावरकर, जब ये 1857 का रिवोल्ट था, विद्रोह था कैनिंग के समय में, है ना। आगे देखो, मोहन बागान एथलेटिक क्लब भारत की पश्चिम बंगाल में एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। इस क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को भूपेंद्र नाथ बोस ने की और ये भारत और एशिया के सबसे पुराने मौजूदा फुटबॉल क्लब में से एक है। भारत नहीं, एशिया में भी, सोचो, याद रखना। मनुक विरट्टू भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध खेल है। किस राज्य का एक प्रसिद्ध खेल है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मनकुविरट्टू, कितना बढ़िया नाम है देखो तो। मनकुविरट्टू भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध खेल है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मनकुविरट्टू तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है। कहाँ का? तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है। भाई जलीकट्टू के भाग को कहते हैं, याद रखो ना, जलीकट्टू, मनकुविरट्टू, जलीकट्टू। आमतौर पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में मटू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में प्रचलित है, जो जनवरी में सालाना होता है। कहाँ मनाया जाता है ये? तमिलनाडु में, याद रखना। अरे जलीकट्टू भाई, सांड वाली जो लड़ाई, जलीकट्टू या सलीकट्टू, जिसे थजुवुथल भी कहते हैं। मणिकोरट्टू एक पारंपरिक घटना है जिसमें एक बैल, जैसे कि पुलिकुलम कहते हैं तमिलनाडु में, या कंगयम नस्लों को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, याद होगा। बर्डी टर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? बर्डी शब्द किस खेल से जुड़ा है? बर्डी शब्द किस खेल से जुड़ा है? चेस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, गोल्फ। सवाल नंबर 9 क्या होगा? बर्डी शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, गोल्फ, बता। बर्डी शब्द की बात करें तो ये गोल्फ से जुड़ा है। किससे जुड़ा है ये? गोल्फ से जुड़ा है, गोल्फ से जुड़ा है। बर्डी शब्द किससे? अरे वही टाइगर वुड्स से खेलता नहीं है, अमेरिका वाला, वही गोल्फ है। सवाल नंबर 10, इंदिरा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? इंदिरा गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। इंदिरा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ, इंदिरा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से या टेनिस से? तो इंदिरा गोल्ड कप की बात करें, यह हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना। सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी किस खेल से संबंधित है? सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? बताइए। सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बताना पड़ेगा बच्चे, ये बहुत चर्चा में रहे थे साहब, बैडमिंटन से हैं। सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी बैडमिंटन से हैं, ठीक है। विच स्पोर्ट्समैन वॉज नेम्ड बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019? किस खिलाड़ी को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 का नाम दिया गया था? लुइस हैमिल्टन, बेन स्टोक्स, जोस बटलर या इयन मॉर्गन। सवाल नंबर 12। भाई देखो, 3 क्रिकेटर हैं, बाकी बाद एक अलग खिलाड़ी हैं, तो अंदाज लगा लो कि किस खिलाड़ी को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 नाम दिया गया था? बेन स्टोक्स। किसे? बेन स्टोक्स। अरे वर्ल्ड कप को जिताने के बाद। हु इज द ओनली नॉन इंडियन टू बी बेस्टोड विथ द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र गैर भारतीय कौन है? ग्रेग चैपल, डंकन फ्लेचर, जॉन राइट या बीआई फर्नांडिस? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र गैर भारतीय, यानी अब तक ये भारतीयों को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्यों? बेस्ट कोचेज को मिलता है, बेस्ट कोचेज को मिलता है, याद रखना। तो किसे मिला है ये? बीआई फर्नांडिस को। किसे मिला है? बीआई फर्नांडिस को। तो क्यूबा के मुक्केबाज, यानी किससे संबंधित है ये? बॉक्सिंग से। क्यूबा के मुक्केबाज कोच
बीआई फर्नांडिस 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र गैर भारतीय हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट इज रिलेटेड टू सिंगापुर ओपन? कौन सी खेल प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन से संबंधित है? बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस। सवाल नंबर 14। ओनली वन, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 2 3 या ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 एंड 4? कौन सी खेल प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन से संबंधित है? क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 सारा का सारा सिंगापुर ओपन से संबंधित है। बिल्कुल याद रखना, सिंगापुर ओपन से संबंधित है। सवाल नंबर 15। फीफा वर्ल्ड कप 2019 वॉज हेल्ड इन। फीफा क्लब विश्व कप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? फीफा क्लब विश्व कप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? कोई नहीं, जबकि आपको याद होगा अगर फीफा वर्ल्ड कप होता ना 2018 तो रूस में। तो 2022 का कतर में, 2026 का 3 देश यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, याद रखना, ठीक है। फीफा क्लब विश्व कप कतर 2019 11 से 21 दिसंबर तक खेला गया। इसमें से लिवरपूल एफसी विजयी रहा है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रेड बॉल्स आर इन स्नूकर? स्नूकर में लाल गेंद की संख्या कितनी होती है? 13, 15, 17, 20। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रेड बॉल्स आर इन स्नूकर? स्नूकर में लाल गेंद की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, 15, 17, 20, क्या होगा? सवाल नंबर 16। स्नूकर में लाल गेंद की संख्या 15 होती है, तो टोटल गेंद कितने होंगी ये भी जानना चाहिए। बिल्कुल। स्नूकर इज प्लेड यूजिंग अ क्यू एंड 22 स्नूकर बॉल्स। 22 गेंद होते हैं स्नूकर में, एक सफेद क्यू बॉल, 15 लाल गेंद और विभिन्न रंगों के 6 गेंदे। समझना, पीला 2, हरा 3, भूरा 4, नीला 5, गुलाबी 6 और काला 7। देख रहे हो? अरे बात समझ में? यानी कितने? 22 स्नूकर गेंद का यूज किया जाता है। इन रंगों की 6। ये सब नंबर है, 2 अंक मिलते हैं इसके, सब अंक हैं। 2 अंक इसके लिए, हरा के लिए 3 अंक, भूरा के लिए 4 अंक, नीला के लिए 5 अंक, गुलाबी के लिए 6 अंक और काला के लिए 7 अंक प्रदान किए जाते हैं। याद रखना, सब पॉइंट्स हैं। अभी गेंद कितना हो गया? 15 और एक 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक वाइट 22। ये मत समझ लेना कि ब्लैक 7 हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, है ना? बिल्कुल याद रखना। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स, आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड्स या टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? क्या होगा? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? हाल फिलहाल में याद होगा 2019 वर्ल्ड कप के बाद प्रदान किया गया था। हिंट दे दिए, 2019 वर्ल्ड कप के बाद प्रदान किया गया था गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। थोड़ा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, इंग्लैंड। याद आया कुछ? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने शानदार 12 महीने के बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। अब देख लो, अगर अभी हम बोल देते कि भैया बता दो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे मिला, बना देते। लेकिन जहां गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पूछ दिया, क्लीन बोल्ड हो गए। तो यही छोटी छोटी गलती ना, आप इसे समझ नहीं पाते हो, तो कोशिश करना ये छोटी छोटी गलतियां ना हो आपसे, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स ऑफ इंडिया वॉज फेमस एज पॉकेट डायनेमो? भारत के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन पॉकेट डायनेमो के रूप में प्रसिद्ध था? लिएंडर पेस,
विजेंद्र सिंह, केडी जाधव, गुरबख्श सिंह। सवाल नंबर 18। लिएंडर पेस, विजेंद्र सिंह, केडी जाधव, गुरबख्श सिंह। सवाल नंबर 18 क्या होगा? तो किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो कहा जाता है? ऐसे समझ सकते हो, किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो कहते हैं? सवाल नंबर 18 केडी जाधव। अब देखो थोड़ा सा हिंट देंगे। वाज फेमस है, मतलब गुजर गए, अभी तो जिंदा नहीं है, जबकि लिएंडर पेस अभी हैं, विजेंद्र सिंह साथ। ऐसे निकाल देते ना, ऐसे आप निकाल देते, गलती ना होता। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन से ज्यादा क्वेश्चन पर जोर दीजिए कि क्वेश्चन कहता क्या, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए कि बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। खसाबा दादा साहेब जाधव व्यक्तिगत खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। याद रहेगा, वही केडी जाधव पूरा नाम क्या हो गया? देखो, खसाबा दादा साहेब जाधव। 1952 के हेलसिंकी में ओलंपिक में जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, याद रखना। सवाल नंबर 19। पेन होल्डर ग्रिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? पेन होल्डर ग्रिप का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। पेन होल्डर ग्रिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? पेन होल्डर ग्रिप का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? हॉकी में करते हैं, क्रिकेट में करते हैं, टेबल टेनिस में करते हैं, बैडमिंटन में करते हैं। क्या होगा? सवाल नंबर 19 बताइए। पेन होल्डर ग्रिप की बात करें बच्चे, टेबल टेनिस में करते हैं। पेन होल्डर ग्रिप का उपयोग टेबल टेनिस में किया जाता है। किसमें? टेबल टेनिस में किया जाता है, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उन वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जब दो विश्व युद्धों के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था? अब सोच के बताना जवाब आपको। यानी इस क्वेश्चन से आपको दोनों वर्ल्ड कप याद रखने होंगे, कब कब क्या हुआ था। निकालो ना। 16 देखो, प्रत्येक 4 साल में होता है ओलंपिक, आपको याद है? तो 1912, 1896 निकालो, 1900, 1904, 1908, 1912, फिर 1916। यानी 1916 में ना हुआ, और फिर 1939 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, आपको याद होगा। फिर 1940 से 44 में नहीं हुआ। तो ये याद होगा ना, 1896 में पहला हुआ था एथेंस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा आपके लिए, है ना। Which of the following provisions of the Constitution did not come into force on November 26, 1949? 26 नवंबर 1949 को संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा लागू नहीं हुआ? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 21 क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, जबकि सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन सब लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ये 50 को हुआ था। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राजस्थान टोटल एरिया इज कवर्ड बाय द थार डेजर्ट? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार रेगिस्तान से ढका है? लगभग 30%, 40%, 60%, 70%। सवाल नंबर 22 60%। और थार की बात करें ना, तो 100% में 85% हमारे पास है, 15% पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो थार रेगिस्तान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, जबकि विश्व का पहला सहारा। लेकिन 2 प्रकार के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड और हॉट। अगर ओवरऑल पूछ दे कि सबसे बड़ा डेजर्ट, और अगर आपके ऑप्शन में सहारा के साथ अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका पहला, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट अंटार्कटिका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अंटार्कटिका है ना। थार मरुस्थल का लगभग 85% भारत के भीतर स्थित है, शेष 15% पाकिस्तान में है। थार रेगिस्तान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 5% बनाता है, याद रखना। और थार रेगिस्तान कितने राज्यों में? तो गुजरात, थोड़ा सा पंजाब घुसेगा, और हरियाणा में फैला हुआ है। ठीक है, यानी 4 राज्यों में देखने को मिलता है। नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई फेस्टिवल मुख्य रूप से अगर बात करें तो ओडिशा में।
कहाँ पे? उड़ीसा में मनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये देख लो, सुदर्शन पटनायक नुआखाई फेस्टिवल, जो सैंड आर्टिस्ट नुआखाई जुहार उड़ीसा का एक फसल उत्सव है। नुआखाई दो शब्दों से बना है। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है खाना, यानी एक प्रकार से जब नया फसल आता है, नए प्रकार के चावल आते हैं, उसी का प्रतीक है ये नुआखाई, है ना। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? कौन भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, सतारिया, मणिपुर, कोई नहीं, कोई नहीं। सब के सब क्लासिकल डांस हैं। आई बात समझ में? एक मिनट बच्चे, ऑल ऑफ दीज करो, सभी हैं, क्योंकि 8 प्रकार के क्लासिकल डांस होता है, आपको याद होगा। कथक यूपी में, उत्तर भारत, सतारिया असम, मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। तो क्या होगा? कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑल ऑफ दीज, सभी हैं, याद रखना। क्या होगा? सभी हैं, है ना। किस पेंटिंग में जिंक ऑक्साइड और अरबी गोंद से बने पेस्ट को गेसो पेस्ट कहा जाता है? मैसूर पेंटिंग किसे कहते हैं? मैसूर पेंटिंग, है ना। तो मैसूर पेंटिंग शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो कर्नाटक के मैसूर शहर में उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल याद रखना। तो ये था आज का सेशन। फिर से कहेंगे बच्चे कि याद रखना, 12 तारीख से CHSL के लिए या SSC के लिए इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है, जो केवल इंट्रोडक्शन हुआ है, ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा 10 तारीख से NTPC में शुरू हुआ है साइंस एंड टेक, जिसमें से 2 लेक्चर हुए हैं। इसके अलावा सारा कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, बाबा 10 कोड यूज करके 10% का फायदा उठा सकते हैं। कैसे ज्वाइन करें? सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, फिर उसे ओपन करना, अपना मोबाइल नंबर डालकर 6 डिजिट OTP से वेरीफाई करवाना, फिर अपना गोल सिलेक्ट करना। रेलवे एग्जाम, अगर रेलवे सब्सक्रिप्शन लेना हो, या फिर SSC का तो SSC एग्जाम, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कितने मंथ का? तो हमेशा याद रखना, कम से कम 12 महीने, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ। रेफरल कोड यूज करेंगे बाबा 10, 10% का रिबेट मिलेगा आपको। आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, जब आप पेमेंट करने जाओगे फाइनली, उससे भी आप 10% फायदा उठा सकते हो। तो कैसे पेमेंट करेंगे? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो EMI में कन्वर्ट करवा लो, डेबिट कार्ड है यानी ATM है तो फुल टाइम पेमेंट करवा लो, रेफरल कोड बाबा 10 के साथ जुड़ जाओ, है ना। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।